Good morning, students. I am Dr. Preeti from Word of Economics, here again with you to teach you law of demand, not teach you, to discuss with you law of demand. तो अभी तक हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं. फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ डिमांड एंड उससे पहले मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वो वीडियोस देखने के लिए आप चैनल यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो. ठीक है, पुराने वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे. तो आज हम स्टार्ट करते हैं. जैसे कि हमने कल प्रॉमिस किया था, लॉ ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मैंने आपको कल भी बताया था कि बहुत सिंपल लॉ है, हम सबको पता है, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की और रटने की जरूरत नहीं है. लॉ ऑफ डिमांड जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो क्या है कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और प्राइसेस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो जाती है. तो जो भी लॉ रिलेशनशिप बता रहा है हमें प्राइस एंड डिमांड के बीच का, उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड. स्टेटमेंट्स में बाद में जाएंगे, पहले हम सिंपल समझ लेते हैं. लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या बताता है? प्राइस और डिमांड के बीच का रिलेशनशिप क्या है. और ये रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप इनवर्स कब है? जब बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट रहे. अब बाकी कौन सी चीजें हैं जो हमारी डिमांड को इफेक्ट करती हैं? जब भी हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हमारे पास कितने पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं. फिर देखते हैं कि कितने प्राइस का प्रोडक्ट अवेलेबल है. फिर कई बार हम ये भी सोचते हैं कि सेल लगेगी या नहीं लगेगी, इसके प्राइस कम होने के चांसेस हैं नहीं है, इसके जैसा कोई और कंपनी का प्रोडक्ट है जो सस्ता मिल जाए. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं. इसका फैशन है या नहीं है, इसकी ट्रेंड खत्म तो नहीं हो गई. तो ये सारी चीजों को हम इसकी डेफिनेशन में बोलते हैं अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. ओके, सो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स. मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड तब ही कम होगी जब ना तो आपकी इनकम में चेंज हुई है, ना फैशन में कोई चेंज आया है, ना ही जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट. सब्स्टिट्यूट मीन्स जिसके साथ हम उसको रिप्लेस कर लें मार्केट में, वैसा कोई सब्स्टिट्यूट आया है. तो अगर ये चीजें नहीं होती तभी क्या होगा? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होएगी और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी. अदरवाइज क्या होगा? अगर प्राइस बढ़े, इनकम भी बढ़गी, तो डिमांड कम नहीं होगी. सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ती हैं तो उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में कम हो जाती है, और अगर कीमतें कम होती हैं तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. लेकिन शर्त क्या है कि बाकी कोई परिस्थिति जो है कंज्यूमर की वो चेंज ना हो. वो परिस्थितियां क्या है? कंज्यूमर की इनकम में कोई फर्क ना हो, उसके स्टेटस में कोई चेंज ना आया हो, टेस्ट में कोई चेंज ना आया हो, और फैशन वगैरह में कोई चेंज ना आया हो, तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स होगा. चलो एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसको हमने टेक्निकली कैसे लिखना है. द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स, वन मोर थिंग, लॉ हमेशा स्टेट कर लिखना है हमें, स्टेट्स. लॉ ऑलवेज स्टेट्स एंड डेफिनेशन डिफाइंस. ओके, तो वर्ड्स जो हैं कई बार स्टूडेंट गलत लिख देते हैं, दिस लॉ डिफाइंस. नो, डेफिनेशन ऑलवेज डिफाइंस एंड लॉ ऑलवेज स्टेट्स. सिद्धांत होता है लॉ. तो क्या स्टेट कर रहा है ये लॉ? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट consumer buy more of good when its prices decreases and less when its prices increases. तो इसमें कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं, हम सबको पता है प्राइस बढ़ेंगे तो हम कम खरीदेंगे, कम हो जाएंगे तो ज्यादा खरीद लेंगे. अब जो समझने वाली बात है वो सेकंड लाइन में है. द लॉ ऑफ डिमांड इज रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट बिहेवियर पैटर्न्स
दैट ओवरलैप। अब ये सेपरेट बिहेवियर पैटर्न्स क्या हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हम लॉ ऑफ डिमांड में क्या मान के चलते हैं कि सारी चीजें कांस्टेंट हैं, लेकिन अगर कोई चीजें चेंज होती हैं तो क्या होता है? लाइक हमने कहा कि प्राइस कम हुए डिमांड बढ़ेगी, तो उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। प्राइस कम होने से डिमांड क्यों बढ़ती है? जैसे एक चीज का प्राइस कम हुआ, हम मानते हैं कि कोक एंड पेप्सी दो कोल्ड ड्रिंक है मार्केट में जो पॉपुलर है, तो कोक ने अपना प्राइस कम कर दिया, पेप्सी ने प्राइस कम नहीं किया। तो लोग तो पहले भी कोक पी रहे थे, तो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई प्राइस कम होने से? ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्होंने बहुत ज्यादा पीना शुरू कर दिया, नो डाउट वो भी थोड़ी अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज्यादा कस्टमर कहाँ से आएंगे? जो पहले पेप्सी पी रहे थे ना, उनको पता चल गया कोक सस्ता हो गया, तो सब्स्टिट्यूट है कोक एंड पेप्सी, वो शिफ्ट करके कोक की तरफ आ गए। तो जो पेप्सी के कंज्यूमर हैं वो कोक में एड ऑन हो जाएंगे, तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ डिमांड बढ़ने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोक की एक बॉटल पी रहे थे तो अब दो पियोगे, पी सकते हो, वो भी है, लेकिन और कस्टमर कहाँ से आएंगे? डिमांड का जो लेवल है वो हाई क्यों होगा? क्योंकि पेप्सी वाले भी अब कोक में जुड़ गए हैं। इनकम इफेक्ट का मिक्सचर कैसे हुआ? ये इनकम इफेक्ट कैसे इसमें ओवरलैप कर रहा है? कई लोग ऐसे होंगे मार्केट में जो कोक नहीं पी सकते थे क्योंकि कोक उनको महंगा लग रहा था। जैसे ही कोक का प्राइस कम हुआ, तो नया कंज्यूमर बेस कोक में ऐड हो गया जो कोक को नहीं खरीद पा रहा था। जैसे इंडिया में सेल फोन इंडस्ट्री में हुआ, जब सेल फोन इंट्रोड्यूस हुए, इनकमिंग कॉल पे भी पैसे जो है हमें पे करना पड़ता था, आउटगोइंग पे तो करना ही पड़ता है। धीरे धीरे मैसेजेस फ्री हुए, फिर वीडियो कॉल्स भी फ्री होगी, हैंडसेट बहुत सस्ते हो गए, और डेटा पैक पे बहुत सारा फ्री डेटा हमें मिलना शुरू हो गया। तो उससे क्या था कि जो हमारा रिक्शा वाला था, गरीब किसान था, रेडी वाले भैया थे, वो भी अफोर्ड करने लग गए फोन को। तो पहले सिर्फ हायर क्लास, अपर क्लास फोन यूज करती थी सेल फोन, फिर मिडिल क्लास ऐड हुई, फिर लोअर मिडिल क्लास ऐड हुई, फिर पुअर क्लास भी ऐड हो गई। तो कस्टमर्स जो हैं वो ऐड होने शुरू हो गए। ये तो हुआ इनकम इफेक्ट। प्राइस कम होने से इनकम का इफेक्ट पड़ा। सब्स्टिट्यूशन का क्या पड़ा? अगर हम ब्रांड्स की बात करें, या फिर अगर ब्रांड की बात नहीं भी करते, हम फोन की बात कर रहे हैं, लैंडलाइन धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए, मोबाइल बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि लैंडलाइन का कस्टमर मोबाइल की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। ये हुआ सब्स्टिट्यूट। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड में दो इफेक्ट ओवरलैप करते हैं, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट एंड द इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट क्या होता है कि जो कोई और प्रोडक्ट खरीद रहे थे लोग, तो सब एक सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस कम हो गए तो वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, और इनकम जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इस वजह से प्राइसेस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड? उसका यही आंसर है कि प्राइस, पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ती क्यों है। हम कह रहे हैं प्राइस कम होएगा डिमांड बढ़ेगी, क्यों बढ़ती है भैया? एक तो वही हो गया कि जो पहले से खरीद रहे थे वो अगर ज्यादा खरीदना चाहते हैं, पहले आपको लग रहा था चीज महंगी है, आप कम कंज्यूम कर रहे थे, तो सस्ती होने से आप ज्यादा करोगे। जैसे अभी टमाटर हुआ, महंगे हो गए थे तो लोगों ने सब्जी में डालने कम कर दिए, सस्ते हो गए तो ज्यादा डाल लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो लोग टमाटर की जगह कोई और प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उनको लगा टमाटर बहुत सस्ता हो गया, तो वो वहां से उसको छोड़ के टमाटर की तरफ आ गए। ठीक है। और तीसरा क्या हुआ? जो लोगों की पॉकेट टमाटोज अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो वो भी अब अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो भी इस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड इज जब प्राइसेस कम होते हैं, डिमांड जो है वो इंक्रीज होएगी। और इंक्रीज क्यों होएगी? क्योंकि जो लोग प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो भी इसके कस्टमर बन जाएंगे,
और बाकी जो इसके सब्स्टिट्यूट को खरीद रहे थे वो उसका सब्स्टिट्यूट छोड़ के जिस प्रोडक्ट के प्राइसेस कम हुए हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको एक्सप्लेन करते हैं ग्राफ, जिसको हम कर्व बोलते हैं, और टेबल के साथ, जिसको कि हम शेड्यूल बोलते हैं। आपकी क्लास में टीचर ने आपको दो तरह से करवाया होगा, ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसमें कोई भी जो है बहुत बड़ी बात नहीं है जो समझने वाली है, सिंपल सी बात है। हम एक छोटी एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपकी गली में एक आइसक्रीम वाला भैया आता है, ठीक है, तो सिर्फ आप आइसक्रीम परचेज कर रहे हो, आइसक्रीम के प्राइसेस 40 थे, आप 1 आइसक्रीम परचेज करते थे, मतलब एक दिन में एक आइसक्रीम परचेज करते थे, उसने प्राइसेस 30 कर दिए, आपने 2 आइसक्रीम खानी शुरू कर दी। तो जब हम इस चीज को एक टेबल में लिख देंगे कि व्हेन प्राइस वाज 40 I was purchasing 1 ice cream, now price is 30 I am purchasing 2 ice creams। तो जैसे यहाँ टेबल बना है, इस टेबल फॉर्म में आपने लिख दिया कि जैसे जैसे प्राइस कम हुआ मैंने आइसक्रीम खाना ज्यादा शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब हम इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिर्फ आपकी डिमांड को, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एक पर्सन की डिमांड को टेबुलर फॉर्म में जब हमने रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब आपके साथ आपकी गली में एक आपका फ्रेंड भी रहता है, उसकी डिमांड को भी ऐड कर दें अगर, तो दो यहाँ कॉलम बन जाएंगे डिमांड के, एक आपका और एक आपके फ्रेंड की डिमांड का। अब हो सकता है कि बिल्कुल सेम हो, वो भी 40 रुपीज पे 1 आइसक्रीम लेता हो और 10 पे 4, और ये भी हो सकता है कि वो 40 पे परचेज ही ना करता हो, ठीक है, उसने परचेज कब करनी शुरू की, जब आइसक्रीम 30 की हुई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम एक से ज्यादा लोगों की डिमांड को एक टेबल में शो करेंगे और उसका टोटल कर लेंगे तो वो क्या होएगा, मार्केट डिमांड शेड्यूल। Okay, so tabular representation of any data, it's not about the demand and price. Tabular representation of any data is known as schedule. It may be demand schedule, it may be supply schedule, it may be cost schedule. तो जब भी हम किसी डेटा को टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं शेड्यूल। एक पर्सन के डेटा को करेंगे इंडिविजुअल शेड्यूल, बहुत सारे कंज्यूमर का करेंगे मार्केट शेड्यूल। क्लियर। अब उसी टेबल को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हो, उसका ग्राफ बना देते हो, तो वो क्या बन जाता है, कर्व। तो अब अगर एक बंदे की डिमांड को कर्व में दिखाओगे तो वो क्या होएगा, इंडिविजुअल कर्व। पूरी मार्केट की डिमांड को एक कर्व में दिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट कर्व। अब अगर आप डिमांड दिखा रहे हो तो वो हो जाएगी इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, राइट। सो किसी भी चीज को, किसी भी डेटा को, आजकल सेकंड क्लास का बच्चा, थर्ड क्लास का बच्चा भी डेटा हैंडलिंग पढ़ता है, तो जब आप किसी भी डेटा को टेबल में डाल देते हो, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शेड्यूल, चाहे वो डिमांड का है, सप्लाई का है, कॉस्ट का है, रेवेन्यू का है। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन इज शेड्यूल। एक बंदे का है इंडिविजुअल बोल देंगे, बहुत लोगों का है तो मार्केट बोल देंगे। तो वही डेटा को जब आप ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हो उसको हम बोल देते हैं कर्व। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कर्व, tabular representation of data is schedule, whether it's of demand, supply, cost, किसी भी चीज का दुनिया में। ओके, तो ऊपर हमारे यहाँ हमने क्या दिखाया है पीपीटी में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और नीचे बनी है कर्व। अब कर्व कैसे बनानी है, हमारे पास दो एक्सिस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है
उसको बोलते हैं हम ओ एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं ओ वाई एक्सिस। एंड ओ जहां 0 लिखा है, दिस इज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। प्राइस नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा है और डिमांड लेफ्ट से राइट की ओर इंक्रीज हो रही है, ये आपको कर्व बनाते हुए ध्यान रखना है। और जो डिफरेंस आपने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, दैट विल रिमेन सेम। ऐसा नहीं है पहले आपने 0 to 10 लिखा फिर आप 10 to 15 लिख दोगे, इट विल रिमेन सेम 10 20 30 40। ठीक है, और जो आपने डिफरेंस एक्स एक्सिस पे लिया है वो भी सेम रहेगा, इट विल बी 1 2 3। अगर आप इसको 5 से स्टार्ट कर रहे हो देन इट विल बी 0 5 10 15। ठीक है, सो गैप शुड बी सेम। तो यहाँ पे अब देखिए इसमें ग्राफ में क्या है कि 40 रुपीज का जब प्राइस था तो डिमांड वॉज 1, तो ये दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया। फिर प्राइस जब 10 हुआ, डिमांड इज 4, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो जो भी हमारे पास सभी पॉइंट्स ज्वाइन करके बॉक्सेस बने, उनको हमने एक लाइन के साथ ज्वाइन किया, दैट इज नोन एज डिमांड कर्व। डीडी जो लाइन है, दिस इज नोन एज डिमांड कर्व, राइट। अब एक और सिंपल ट्रिक है, जिनको इकोनॉमिक्स या ये ग्राफ ये टेबल मुश्किल लगते हैं उनके लिए एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है कि जब भी दो वेरिएबल्स के बीच इनवर्स रिलेशनशिप की बात करते हैं हम, कि एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, वो चाहे प्राइस और डिमांड है, प्राइस और सप्लाई है, कॉस्ट और प्रोडक्शन है, कोई भी चीज, जब दो वेरिएबल एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपने कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बना देनी है। जैसे कि यहाँ बनी हुई है जो कर्व, इसको हम डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बोलते हैं। तो आपने बिना सोचे समझे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बना देनी है अगर दो वेरिएबल्स के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। बस ये ध्यान में रखना है कौन सी एक्सिस पे हम कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। तो हियर क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे है और प्राइस वाई एक्सिस पे है। आप मैच देखते हो तो उसमें क्या होते हैं, एक एक्सिस पे रन होते हैं, एक में ओवर। आई थिंक एक्स एक्सिस पे ओवर दिखाते हैं, वाई एक्सिस में रन स्कोर बोर्ड पे है ना स्कोर दिखाते हैं। तो ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे कि ओवर बढ़ते हैं रन बढ़ता है तो लाइन ऊपर, और रन कम होते हैं ओवर बढ़ते हैं तो कर्व नीचे। ठीक है, तो सेम इज हेयर, कोई इसमें वो नहीं है। जब इनवर्स रिलेशनशिप है कर्व आपकी नीचे की ओर जाएगी, और अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो बिना सोचे समझे हमने अपवर्ड स्लोपिंग बना देनी है, मींस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर्व बना देनी है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स नोट करने हैं, लॉ ऑफ डिमांड में जो हम बात कर रहे थे, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट मींस assumptions। जो हम लॉ ऑफ डिमांड में assumptions लेके चल रहे हैं, assumptions क्या होता है, मान लो, जिसको हम आम लैंग्वेज में क्या कहते हैं, मान लो x, मान लो ये चीज y है। एक और आपको सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, जैसे वी ऑल नो कि वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, लेकिन उसके लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी है। एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए वाटर को आइस में कन्वर्ट करने के लिए, अदरवाइज वो जो वाटर है आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसी तरह ही अजम्पशंस हैं लॉ ऑफ डिमांड की भी, मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगी। ऐसा होगा, लेकिन उसके लिए पहले कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, उसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस चेंज नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फ्यूचर में प्राइस बढ़ने या कम होने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी ना हो कि जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट इन क्वेश्चन की, उसकी कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट स्ट्रेटेजी चेंज कर दे। तो
हो सकता है कि प्राइस चेंज हुए बिना ही डिमांड चेंज हो जाए, ठीक है, अगर ये सारी चीजें होती हैं। सपोज लोगों की इनकम बढ़ गई, जो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं वो फैशन में आ गया, या कंपनी ने एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट लॉन्च कर दी कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए प्रोडक्ट की तरफ, तो बिना प्राइस को कम किए भी डिमांड बढ़ सकती है, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड कब एप्लीकेबल है? जब बाकी कोई चीजें चेंज नहीं हो रही, हम सिर्फ एक ही बात की बात कर रहे हैं, प्राइस का इफेक्ट डिमांड पे क्या होता है जब और चीजें चेंज ना हो तो। ये होगी assumptions। अब कुछ है एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस क्या है कि कई चीजें ऐसी होती हैं हमारी जिन पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मींस कई चीजें ऐसी हैं दुनिया में जिनके प्राइसेस बढ़ जाएं, डिमांड कम नहीं होती, जब कम हो जाए डिमांड नहीं बढ़ती। ऐसी चीजें क्या हैं? फर्स्ट इज apprehensions about the future prices। apprehensions about the future prices means कि आपको सपोज आज एक प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले टाइम में और महंगा हो जाएगा। जैसे इंडिया में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लगता है फ्यूचर में और बढ़ जाएंगे। गोल्ड है, गोल्ड अभी भी महंगा है लेकिन लगता है फ्यूचर में और महंगा होएगा, तो हम खरीद लेते हैं कि दिवाली पे गोल्ड और महंगा हो जाएगा, आज ही खरीद लो, ठीक है। ये इंडियंस की मेंटेलिटी है। तो आपकी फ्यूचर एप्रीहेंशन क्या है? अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इसके प्राइस और बढ़ जाएंगे, तो आप आज ही उस प्रोडक्ट को स्टोर करना शुरू कर देते हो। लाइक आपके पास कोई इनपुट आए कि कल को पेट्रोल महंगा हो जाएगा, और तो आज ही टंकियां भरवाने लोग पेट्रोल पंप पे लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज एप्रीहेंशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस। नेक्स्ट इज स्टेटस ऑफ गुड। अब गुड का क्या स्टेटस होता है? गुड का स्टेटस ये होता है कि उस प्रोडक्ट को का स्टेटस क्या है, मतलब लोग उस प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। एप्पल आईफोन, ठीक है, लोग क्या सोचते हैं कि जिसके पास है वो अमीर होगा। तो कई लोग तो एप्पल का फोन इसीलिए रखते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं भाई अमीर हूँ, मेरे पास आईफोन है तो मैं अमीर हूँ, अगर आईफोन नहीं होगा तो मैं अमीर नहीं लगूंगा। ओके। सो जिन गुड्स को लोग एज अ स्टेटस सिंबल यूज करते हैं वो महंगी हैं तभी बिकती हैं। अगर आईफोन हर कोई अफोर्ड करना शुरू कर देगा तो अमीर लोग उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो उनका स्टेटस सिंबल ही नहीं रहा, ठीक है। वो कोई दिखावे की चीज ही नहीं रही, तो उसको वो क्यों लेंगे। तो कई चीजों की डिमांड क्यों है? क्योंकि वो हमारे स्टेटस को शो करती हैं, हमें फ्लॉन्ट करने में हेल्प करती हैं अपना स्टेटस। सो पीपल डिमांड दोज थिंग्स ओनली बिकॉज दीज थिंग्स आर द स्टेटस सिंबल। लाइक बहुत महंगी पेंटिंग्स, तो पेंटिंग का कोई यूज नहीं है लेकिन जस्ट टू शो 1 करोड़ रुपए की पेंटिंग खरीद ली हमने। तो उन पेंटिंग्स की डिमांड क्यों है? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। एक और चीज है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स क्या है? गिफन का मीनिंग कुछ नहीं होता। गिफन इज अ नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। सर रॉबर्ट गिफन्स थे जिन्होंने एक एक टाइप की गुड्स को आइडेंटिफाई किया कि ये इतनी इंफीरियर गुड्स हैं, अगर इनको हम सस्ता भी कर दें, सस्ता कर दें तो डिमांड बढ़नी चाहिए ना, लेकिन ये इतनी इंफीरियर काइंड ऑफ गुड्स हैं कि अगर हम इनके प्राइसेस कम कर देंगे तो कम प्राइसेस पे भी इनको लोग खरीदने वाले नहीं हैं, इनको लोग नहीं खरीदेंगे अगर ये सस्ती भी हो जाएंगी तो, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत पुअर है, वो ये मानी जाती है कि ये गरीब लोग यूज करते हैं। सो गिफन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स जिनके प्राइसेस कम होने से भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ती। इनके प्राइस कम हो जाएंगे तो जो लोग इसको यूज कर रहे थे उनकी थोड़ी सी जो रियल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो वो कुछ और खरीदना शुरू कर देंगे लेकिन उस चीज को नहीं खरीदेंगे, ठीक है। मतलब इतनी घटिया चीजें हैं, अगर सस्ती भी दोगे फ्री में भी दोगे तो लोग नहीं लेंगे, वो है गिफन गुड्स। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे 3 लेक्चर्स हो गए हैं, अगर आपको सही लग रहा है जो भी स्टाइल है मेरा आपको टीच करने का,
देन प्लीज टेक्स्ट मी कि आप और कौन से टॉपिक्स हैं जो आप पढ़ना चाहते हो ऑन प्रायोरिटी। अदरवाइज मैं सीक्वेंस में जो है सीरीज में चैप्टर्स ऐड करती रहूंगी, या फिर आप अपनी इनपुट दे दीजिए प्लीज लिंक में, कमेंट्स में, कि आपको किस तरह का कंटेंट चाहिए, आप कुछ चेंज चाहते हो मेरे स्टाइल में, पढ़ाने के स्टाइल में, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पे सीरीज डालने का मोटिव सिर्फ ये है कि मैं इकोनॉमिक्स को इतना सिंपल करके आपको पढ़ाऊं कि आपको ये फील ना हो कि ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है या बोरिंग है। ओके, तो हम बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं, कोई बुकिश लैंग्वेज में हम बात नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ पे भारी भरकम डेफिनेशंस नहीं करवाऊंगी, भारी भरकम कंसेप्ट नहीं करवा रहे हम। जस्ट हम अपने कंसेप्ट जो है, बेसिक कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स के, वो क्लियर कर रहे हैं। बिलीव मी, अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, आपको अपने आप बुक्स में से समझ आना शुरू हो जाएगा एंड यू कैन राइट योर ओन। ओके, सो प्लीज सजेस्ट मी एनी इम्प्रूवमेंट इफ यू वांट इन माय लेक्चर्स। और प्लीज अपने टॉपिक्स जो आप चाहते हो मेरे से पढ़ना, वो आप मुझे लिंक में भेज दीजिए।